तो प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर जितना हुआ है उतना मैं क्विकली रिकैप करवा रहा हूँ एंड देन आज का टॉपिक करेंगे। 12 5 तक किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई? अपने को कौन सा टाइप ऑफ टैक्स चार्ज करना है वो मालूम पड़ता है। ओके। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंडेंट है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर से अलग रहेगा तो आईजीएसटी आएगा, एंड अगर सेम रहेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके। सेम यूनियन टेरिटरी रहेगा तो सीजीएसटी यूटीजीएसटी। एसीजेड रहेगा तो उस केस में आईजीएसटी आ सकता है एंड रिफंड भी मिलेगा। ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्लेस ऑफ सप्लाई का एप्लीकेबिलिटी। ओके। सेक्शन नंबर किस फ्लो में लगेगा वो हम लोगों ने देखा। सबसे पहला क्या चेक करना है, हम लोग गुड्स बेच रहे हैं कि सर्विस। अगर गुड्स बेच रहे हैं तो सेक्शन नंबर 10 या तो 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट से आंसर आएगा, एंड अगर सर्विस दे रहे हैं तो सेक्शन नंबर 12 या तो 13। अगर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं जिसका मूवमेंट इंडिया में है तो सेक्शन नंबर 10। अगर इंडिया के बाहर भेजा या तो बाहर से इंडिया आ रहा है तो सेक्शन 11। 12 कब लगेगा? जब सप्लायर रिसिपेंट दोनों इंडिया में रहेगा, एंड 13 जब दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंट्रा स्टेट सप्लाईज एंड इंटर स्टेट सप्लाईज का एक सेक्शन किया। पहले इंटर स्टेट सप्लाई किया, सेक्शन नंबर 7। तुम लोग के सिलेबस में 7.1 एंड 7.3 एंड 7.5 सी, ओके, ये तीन सेक्शन है। सेक्शन नंबर 7.1 गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा। इंटर स्टेट सप्लाई कब माना जाएगा? जब मूवमेंट इंडिया के अंदर होगा। ओके। एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर टू डिफरेंट स्टेट्स और टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और वन स्टेट एंड वन यूटी। क्लियर है? उसके बाद देखा 7.3 सर्विसेज को हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कब बोलेंगे? जब दोनों जन पहले तो इंडिया में होने चाहिए। ओके। एंड दोनों में से एक जन अलग स्टेट में होना चाहिए, मतलब कि वन स्टेट वन यूटी, या तो दो अलग स्टेट या तो दो अलग यूटी। क्लियर है क्या? 7.5 सी जो ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट नहीं है एंड ऊपर वाले सेक्शंस के हिसाब से इंटर स्टेट भी नहीं है, उसको सेक्शन 7.5 सी इंटर स्टेट बोलेगा। क्लियर है? उसके बाद सेक्शन नंबर 8 देखा हम लोगों ने। ये लाइट चालू कर दो ना। सेक्शन नंबर 8 देखा हम लोगों ने। ओके। सेक्शन नंबर 8 में था इंट्रा स्टेट सप्लाईज का मीनिंग। ओके। इंट्रा स्टेट सप्लाईज में दो ही सेक्शन था, 8.1 एंड 8.2। ओके। सेक्शन नंबर 8.1 क्या था? गुड्स के लिए था। जब मूवमेंट इंडिया में है एंड एलओएस पीओएस दोनों सेम स्टेट है या तो सेम यूनियन टेरिटरी है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके तीन एक्सेप्शन। सबसे पहला एसजेड को बेचा वो, सेकंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, थर्ड फॉरेन टूरिस्ट। ओके। तो ये तीन ट्रांजेक्शन एक्सेप्शन में था। उसके बाद देखा इंट्रा स्टेट सर्विस, जब दोनों जन इंडिया में। ओके। दोनों जन इंडिया में एंड एलओएस पीओएस सेम स्टेट है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका एक ही एक्सेप्शन है, सप्लाई टू एसीजेड। अगर हम लोगों ने सर्विस दिया है एसीजेड को तो यहाँ पर आईजीएसटी आ सकता है, इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 10। सेक्शन 10 स्टार्ट किया। ओके। एक्टिव। ओके। सेक्शन 10। 10 का एप्लीकेबिलिटी क्या है? गुड्स होना चाहिए, मूवमेंट इंडिया में होना चाहिए। ओके। 10(1)(a सबसे पहला सेक्शन, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट। ओके। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व रहेगा तो जहां पर भी टर्मिनेशन हुआ, ओके, लोकेशन वेयर मूवमेंट इज टर्मिनेटेड फॉर डिलीवरी, इसको हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। 10(1) भी बिल टू शिप टू मॉडल। ओके। जो सप्लायर थर्ड पर्सन के ऊपर बिल करेगा वो 10(1)(b से कवर होएगा। लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(c वेयर डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, तो जहां पर भी गुड्स का लोकेशन था दैट इज डिलीवरी के टाइम पर, वो लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। 10(1)(d असेंबली एंड इंस्टॉलेशन। ओके। जिधर भी असेंबली इंस्टॉलेशन हो दैट इज द लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(e गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। ओके। प्लेन में अगर हम लोग जा रहे हैं, स्पाइस जेट ने गुड्स ऑन बोर्ड लिया, तो जहां पर भी ऑन बोर्ड लिया दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है क्या? जहां पर पैसेंजर ने कंज्यूम किया इट इज ई मटेरियल। उसके बाद नया सेक्शन देखा 10(1)(ca। ओके। 10(1)(ca करके एक सेक्शन देखा, सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? अपने पास एड्रेस है कि नहीं। अगर उसका एड्रेस अवेलेबल है तो एड्रेस, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्लियर है क्या? ओके। उसके बाद सेक्शन 12 स्टार्ट किया। सेक्शन 12 में यहाँ पर लिख के वापस से बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, खाली लिखेंगे हम लोग। सेक्शन नंबर 12 का एप्लीकेबिलिटी क्या था? सर्विस होना चाहिए, उसके साथ साथ यस लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों जन इंडिया में होने चाहिए। ओके। सबसे पहला देखा हम लोगों ने सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 जनरल प्रोविजन। जो आगे के सेक्शंस में फिट नहीं होएगा वो जनरल प्रोविजन में फिट होएगा। जनरल प्रोविजन के हिसाब से अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ
रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दैट इज लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे कि एड्रेस है कि नहीं। अगर एड्रेस हम लोग के पास है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस अगर अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्लियर है? ओके। 12.3 सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्लियर है? उसके बाद देखा सेक्शन नंबर 12.4 रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस सर्विसेज। ओके, इसमें जहां पर भी एक्चुअल परफॉर्म हुआ दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5 भी किया। ओके, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, ट्रेनिंग सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इररेस्पेक्ट टू वेर एवर द ट्रेनिंग इज परफॉर्म। अगर रिलायंस महाराष्ट्र रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रेनिंग दिया एंड ट्रेनिंग हुआ उत्तर प्रदेश में तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र, क्योंकि रजिस्टर्ड को दिया। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड को दिया होता ओके तो जहां पर ट्रेनिंग परफॉर्म हुआ दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है क्या? समझा सबको? इतना तक अपन ने किया हुआ। अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं 12.6 से। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें सेक्शन नंबर 12.8, 12.7, ठीक है, ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 12.3 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, 10.1b वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जितना अब तक मैं किया उसमें 10.1b इंपॉर्टेंट था, 12.3 इंपॉर्टेंट था, एंड 12.5 भी इंपॉर्टेंट है। ओके, 12.6 इज ओके ओके, बट 12.7 इज मोर इंपॉर्टेंट, 12.8 इज इंपॉर्टेंट। ओके, लेट अस स्टार्ट। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6, ये कौन से एक्ट के सेक्शंस कर रहे हैं हम लोग? आईजीएसटी एक्ट। क्लियर है? okay. इसका हेडिंग है एडमिशन टू इवेंट और पार्क, अम्यूजमेंट पार्क। एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। ओके, ये इसका हेडिंग है। अभी फॉर एग्जांपल कोई भी रिसोर्ट रहेगा या तो फिर इमेजिका, गए हो इमेजिका कभी? ओके, तो कोई भी ऐसा अम्यूजमेंट पार्क रहेगा, एवरीवन लिसन, कोई भी ऐसा अम्यूजमेंट पार्क रहेगा तो जो भी वो पार्क का लोकेशन है, ओके, जो भी वो सप्लायर है पार्क का सर्विसेज दे रहा है, ओके, अंदर पूरा आपको एंजॉयमेंट मिलता है, तो यहाँ पर एंट्री फीस रहता है, कुछ चार्जेस रहेगा एंट्री फीस। तो यहाँ पर एंट्री फीस के ऊपर जो जीएसटी आने वाला है, ओके, एंट्री फीस के ऊपर जो जीएसटी आएगा वो हम लोग के मतलब वो हम लोग कौन से प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शन से निकालेंगे? तो इट इज 12.6। ओके, समझो 1200 रुपया एंट्री फीस है, अभी इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है, तो हम लोग के लिए क्या डिसाइडिंग फैक्टर रहता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर जो जीएसटी आना है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग ये सेक्शन से निकाल रहे हैं। आ रहा है समझ में क्या निकाल रहे हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी सिंपल, location where location where location where park is located और इवेंट इज हेल्ड। एकदम सिंपल। ओके, जिधर भी वो पार्क लोकेटेड है, जहां पर आप लोग एंट्री कर रहे हो वो पार्क का लोकेशन, अगर वो पार्क महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो गुजरात में तो गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, क्योंकि जिस पर्सन का पार्क है उसका लोकेशन वही है। समझो इमेजी का, ओके, तो महाराष्ट्र इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द पार्क इज लोकेटेड, एंड पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र, ठीक है, वो सप्लायर जिधर है उधर ही पार्क है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर बोथ विल बी सेम ऑलवेज, ठीक है, हमेशा सेम ही रहेगा। गेटिंग इट और नॉट? तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द पार्क इज लोकेटेड और वेयर द इवेंट इज हेल्ड। समझ में? क्लियर?
ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो रिलायंस गुजरात के एम्प्लॉयज है। ओके, रिलायंस गुजरात के एम्प्लॉयज, अज्यूमिंग रिलायंस महाराष्ट्र में नहीं है, अज्यूमिंग महाराष्ट्र में होता तो वो लोग महाराष्ट्र का ही जीएसटी नंबर यूज करते। ओके, अगर रिलायंस गुजरात है, रिलायंस गुजरात के कुछ एम्प्लॉयज महाराष्ट्र में आते हैं। ओके, एंड वो लोग कोई अम्यूजमेंट पार्क को विजिट करते हैं। तो यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क वाला ये तो महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड पर्सन है, ये बिल करेगा गुजरात वाले पर्सन को। तो अगर हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो हम लोग आईजीएसटी लगाते, क्योंकि सप्लायर महाराष्ट्र, रिसिपिएंट गुजरात। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन क्या बोलता है? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द पार्क इज लोकेटेड। तो पार्क तो महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र। सिंस एलओएस एंड पीओएस आर सेम, सीजीएसटी एसजीएसटी वुड बी चार्ज्ड। आया समझ में? अभी गुजरात का जो एंटिटी है वो इसका आईटीसी नहीं ले सकता, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन इट्स रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। समझा है पॉइंट? क्लियर? ओके, ये तो एकदम सिंपल था। 12(7) इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा इसमें आपको याद भी रखना पड़ेगा। लॉजिक के साथ हम लोग करते हैं। सेक्शन नंबर 12(7). 12(7) हेडिंग इज इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। ओके, हेडिंग क्या है? इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। फॉर एग्जांपल रिलायंस का कोई अवार्ड फंक्शन होने वाला है, तो रिलायंस ने क्या किया है, एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा, ओके, इवेंट मैनेजर होगा, उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ओके, एक इवेंट मैनेजर को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट मैनेजर है उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये तुम लोग बताओ मेरे को। क्या क्या काम करना पड़ता है इवेंट मैनेजर को? यस, डेकोरेशन वगैरह करना पड़ेगा। यस, हाउस कीपिंग करना पड़ेगा। यस, केटरिंग भी रखना पड़ेगा, खाना पीना भी रखना पड़ेगा। फिर एंकर को भी बुलाना पड़ेगा। ओके, फिर पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी देना पड़ेगा गेस्ट को, बराबर ना? जो भी डायरेक्टर्स आने वाले हैं उन लोग को पिक एंड ड्रॉप का सर्विसेज भी देना पड़ेगा। सो देर आर सो मेनी सर्विसेज इन्वॉल्व इन इवेंट मैनेजमेंट। अभी कोई पर्सन है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ओके, मेसर्स एबीसी। ओके, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, आपको पूरा सब ये सब सर्विसेज देना है। ठीक है, डेकोरेशन करना है, खाना पीना अरेंज करना है, फिर एंकर को बुलाना है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस गेस्ट का सब कुछ करना है। अभी एबीसी जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, ओके, समझो कि 1 लाख रुपए का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया। अभी इसके ऊपर जीएसटी आएगा। कौन सा जीएसटी आएगा ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पर। एलओएस तो इवेंट मैनेजर का लोकेशन। ओके, एलओएस इज इवेंट मैनेजर का लोकेशन। पीओएस हम लोग ये सेक्शन से डिराइव कर रहे हैं। आ रहा है समझ में किस तरीके से पढ़ रहे हैं? जीएसटी जो चार्ज करना है इट इज डिपेंडेंट अपॉन एलओएस एंड पीओएस। अगर दोनों सेम स्टेट में आता है, अगर दोनों सेम स्टेट में आता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, एंड दोनों अलग में आया तो आईजीएसटी। तो पीओएस क्या होगा वो हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। ओके, 12(7). अब एज पर सेक्शन 12(7), if event management services are provided to registered person, if event management services are provided to registered person, ओके, जैसे रिलायंस जैसे एंटिटी ने अपने लिए अवार्ड फंक्शन के लिए सर्विसेज लिए, तो रजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विस लिया। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस लेता है तो इस केस में क्या होगा आपको सबको मालूम, बोलो क्या होगा? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर है क्या? रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। फिर चाहे इवेंट किधर भी हो, फिर चाहे इवेंट किधर भी हो, रिलायंस महाराष्ट्र ने सर्विस लिया फॉर इवेंट टू बी हेल्ड इन गुजरात, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र। रिलायंस महाराष्ट्र, मैंने क्या बोला एग्जांपल में, रिलायंस महाराष्ट्र हैज टेकन इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात। इवेंट गुजरात में हो रहा है बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा?
महाराष्ट्र रहेगा। आ रहा है पॉइंट समझ में? अगर इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तो भी महाराष्ट्र, तो भी महाराष्ट्र। एवरीवन वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट, एकदम सिंपल। देखो सप्लायर का लोकेशन यहां पर लिख रहा हूं, से इट इज महाराष्ट्र, रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, आरपी लिखा है मतलब रजिस्टर्ड। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड भी महाराष्ट्र में। अभी आगे मैं आप लोग को एक इवेंट का लोकेशन दे रहा हूं। ओके, इवेंट का लोकेशन, इवेंट का लोकेशन इज इमटेरियल, इवेंट का लोकेशन इज इमटेरियल इफ रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। एवरीवन समझ में आ रहा है? अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर हम लोग को इवेंट का लोकेशन देखना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी क्वेश्चन में दिया रहेगा टू कंफ्यूज। ओके, तुम लोग को यहाँ पर ध्यान ध्यान से पढ़ना है कि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं। देखो सप्लायर तो हमेशा रजिस्टर्ड होगा, तभी हम लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं। ओके, सप्लायर इज ऑलवेज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, जब भी क्वेश्चन आएगा सप्लायर रजिस्टर्ड ही माना जाएगा। तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन का स्टेटस किसका चेक करना है? रिसिपिएंट का चेक करना है। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है फिर इवेंट चाहे गुजरात में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, या किधर भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दैट इज लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? समझा पॉइंट? तो जब भी रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो थोड़ा सा अलग है। यस, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एड्रेस चेक करना होता तो 12(2) में कवर होता, अलग है इसीलिए सेक्शन अलग है। देखो एड्रेस ही चेक करना होता तो सेम ही हो जाता ना 12(2) से, तो जनरल में आ जाता है, स्पेसिफिक के लिए जरूरत ही नहीं पड़ता। अभी यहाँ पर 12(2) से थोड़ा अलग ही होगा, इसीलिए अलग सेक्शन है। पहली बात, सेम रहता अगर 12(2) से तो फिर यहाँ पर होता ही नहीं, क्योंकि पहला पार्ट तो सेम हो ही गया ऑलरेडी। ओके, पहला पार्ट अगर अलग होता तो ठीक है, हम बोल सकते थे कि ये 12(2) के हिसाब से एड्रेस बेड्रेस होगा, पर पहला पार्ट तो सेम हो चुका है, मतलब डिफरेंस यहीं पर होगा। ओके, 12(2) में भी यही था ना, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर भी वही है। लेकिन वहां पर अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस वगैरह था, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड को दिया तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड। अनरजिस्टर्ड पर्सन को इवेंट मैनेजमेंट सर्विस मिला फॉर इवेंट हेल्ड इन इंडिया, इवेंट हेल्ड इन इंडिया। एग्जाम्पल, किसी का मैरिज हो रहा है, ओके, तो उसने, वो फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का पर्सन है, पर उसका शादी हुआ है फॉर एग्जाम्पल राजस्थान। देखो हम लोग का इवेंट में भी वैसा ही था। ओके, ये रजिस्टर्ड पर्सन वाले में एग्जाम्पल वैसे ही लिया था हम लोगों ने। रिलायंस का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है, पर अवार्ड फंक्शन गुजरात में हुआ। अभी यहाँ पर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन का मैरिज गुजरात में है, बट वो महाराष्ट्र का है। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से अगर इवेंट इंडिया में हेल्ड हो रहा है तो लोकेशन ऑफ इवेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? लोकेशन ऑफ इवेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसमें एक एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं। सप्लायर अगर महाराष्ट्र का है, रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र का है, लेकिन इवेंट हो रहा है से गुजरात में, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया पॉइंट समझ में? लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता तो महाराष्ट्र होता। गेटिंग इट और नॉट? ओके, रजिस्टर्ड होता तो उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर इवेंट हो रहा है, प्रोवाइडेड इवेंट इज हेल्ड इन इंडिया। देखो यहां पर मैंने पहला पॉइंट का लिखा है, इवेंट इज हेल्ड इन इंडिया, मतलब इवेंट अगर बाहर होएगा तो कुछ अलग है। देखो अगर इवेंट बाहर हो रहा है फिर भी अगर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम रखा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? आउटसाइड इंडिया। समझो कि बाइफर्केशन होता ही नहीं, खाली एक ही होता, लोकेशन ऑफ इवेंट। तो अगर कोई पर्सन दुबई में जाके शादी कर रहा है तो दुबई वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये सेक्शन का और बाइफर्केशन ना होता तो। अभी यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलता है? इफ इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, यस, इफ इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, पर गवर्नमेंट को तो जीएसटी इंडिया में ही चाहिए, क्योंकि दोनों जन इंडिया के, तो टैक्स को बाहर जाने को नहीं देंगे लोग। तो यहां पर गवर्नमेंट सेज द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ
रिसिपिएंट। आया समझ में? एकदम क्रिटिकल सेक्शन है। देखो ऐसा दिखने में एकदम इजी लग रहा है फिर भी, पर जब क्वेश्चन आएगा तभी थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ओके, देख क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा एल ओ एस पी ओ एस का नाम बीम दिया, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन एक स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। अ सप्लायर इज रजिस्टर्ड इन दिस स्टेट, अ रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन दिस स्टेट, रिसिपिएंट अवेल्स इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर इवेंट टू बी हेल्ड इन दिस स्टेट। अभी तुम लोग को आइडेंटिफाई कर, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन से तुम लोग को क्या क्या ढूंढना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो एल ओ एस ढूंढना है, फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ढूंढ के रखना है, इवेंट का लोकेशन भी ढूंढ के रखना है। इवेंट का लोकेशन काम में तब नहीं आएगा जब रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, तब कुछ काम का नहीं है। लेकिन इवेंट का लोकेशन काम का तब है जब रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड एंड इवेंट इंडिया में। ओके, इवेंट इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ इवेंट आ जाएगा, एंड अगर इवेंट इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। आ रहा है समझ में? मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ABC and company, a registered person, provides event management services to PQR LLP registered in Delhi. Okay, registered in Delhi. PQR is going to organize a concert in Rajasthan. Okay, in Rajasthan. ABC charges rupees 20 lakhs to PQR. PQR sells the tickets to जो पार्टिसिपेंट रहता है, ओके, ज्वाइन करने वाले, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, देखने को आते, ऑडियंस। ओके, ऑडियंस। ₹1,000 per person and 3,000 tickets were sold. ओके, अभी तुम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ वो सुनो। व्हाट इज POS फॉर ABC एंड PQR? क्वेश्चन समझ में आया कुछ? देखो PQR क्या कर रहा है, वो कहीं पर भी रजिस्टर्ड है, वो क्या कर रहा है, एक कॉन्सर्ट अरेंज कर रहा है राजस्थान में। राजस्थान में कॉन्सर्ट होने वाला है, राजस्थान में कॉन्सर्ट होने वाला है, तो उसने ABC को हायर किया, बोला कि ये कॉन्सर्ट में जो भी अरेंजमेंट लगाना है वो आप ही करो। क्लियर है? तो ABC इज प्रोवाइडिंग इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज टू PQR। अब PQR क्या करता है, वो कॉन्सर्ट में देखने को लोग आने वाले, उनको टिकट सेल कर रहा है। पॉइंट समझा? यहां पर दो अलग ट्रांजैक्शन है, प्रोवाइड बाय टू डिफरेंट सप्लायर। ABC is providing event management service and PQR is providing admission to event service। admission to event, इसके पहले जो सीखा, देखो ABC है यहां पर। ओके, ABC ने क्या सर्विस दिया PQR को? इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस समझ में आ रहा है? अभी PQR क्या कर रहा है, ये तो PQR का परचेज हुआ। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस इज द परचेज ऑफ PQR एंड सेल ऑफ ABC। अब PQR का सेल्स भी तो होना चाहिए, तो PQR क्या कर रहा है, ऑडियंस को टिकट दे रहा है। ओके, तो यहां पर ABC जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर सेक्शन नंबर 12(7) लगेगा फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड PQR जो टिकट सेल कर रहा है उसके ऊपर सेक्शन नंबर 12(6) लगेगा
टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन क्लियर है क्या? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, समझा? एक ही ट्रांजेक्शन में दो तीन होगा। क्लियर है क्या? अभी चलो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाईज। एबीसी ने प्रोवाइड सर्विस किया किसको? पीक्यूआर। पीक्यूआर क्या है? रजिस्टर्ड है दिल्ली में। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? ओके, पीओएस फॉर एबीसी इज दिल्ली। समझा? पीओएस फॉर पीक्यूआर राजस्थान। पीओएस फॉर पीक्यूआर इज राजस्थान, क्योंकि इवेंट इज हेल्ड इन राजस्थान। आया समझ में? क्लियर है सबको? ओके। हाँ हाँ, रिसिपिएंट का ही, हाँ। सप्लायर तो हमेशा रजिस्टर्ड ही रहेगा, तो ही हम लोग जीएसटी का बात कर रहे हैं। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है पर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो इसमें जीएसटी का क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे मैं सप्लायर हूँ, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, शेष क्लासेस रजिस्टर्ड है, तो हम लोग का जीएसटी का कोई डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि मैं ही अनरजिस्टर्ड हूँ। एंड डिस्कशन और एक पॉइंट के लिए नहीं है, क्योंकि दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट कवर्ड अंडर आरसीएम। अगर आरसीएम में होता तो मैं अगर अनरजिस्टर्ड भी हूँ तो भी उनको जीएसटी भरना ही पड़ता। क्लियर है क्या? ओके, तो अभी इसको लिख लो। समझ में आया सबको ये पॉइंट्स? बंद करना है? कर सकते हो। हाँ। वो एक पेज क्यों छोड़ा? बाकी है पिछला वाला। एब्सेंट थे? लिखा था ना, फिर नहीं लिखा? अच्छा, फोटो निकाला था सबने। अगली बार कोई फोटो नहीं निकालेगा। इधर, इधर ही बैठ के लिखना है। अभी 9 बजेगा या 9:15। फर्स्ट बेंच वाला नहीं लिखा, तुम लोगों ने कैसे लिखा? हाँ, ठीक है। तो आधा घंटा एक्स्ट्रा भी था, लिखना चाहिए था। चल। हो गया, हाँ।
देखो, क्यों डांट रहे हो? फटाफट लिखो। वो अभी हटाओ। हाँ, जल्दी देखो जरा। जिन लोग का हुआ वो नीचे का देखो। ये भी लिखना है एग्जाम्पल भी। इसमें 18% के हिसाब से टैक्सेस भी कैलकुलेट करो। अमाउंट दिया हुआ है तुम लोग को, जिधर आईजीएसटी उधर आईजीएसटी, जिधर सीजीएसटी एसजीएसटी अगर आया तो 9% करना। किधर भी नहीं है यहाँ पर वैसे।
जीएसटी का अमाउंट भी लिखना है तुम लोग को। पहला एबीसी ने जो सर्विस दिया है 20 lakhs इंटू 18% आईजीएसटी आने वाला है यहाँ पर। ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ का है? दिया नहीं है ये वाला। लेट अस अज्यूम महाराष्ट्र। ओके, सप्लायर महाराष्ट्र का है, इसीलिए यहाँ पर आईजीएसटी आएगा 20 lakhs इंटू 18%, 3,60,000। उसके बाद पीक्यूआर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 30 लाख का सप्लाई हो रहा है उसका। ओके, एलओएस इज दिल्ली, तो यहाँ पर भी आईजीएसटी आएगा 5.4 lakhs। क्लियर? अब एक बार 12.2 से लेकर के 12.7 तक वापस से करेंगे। ओके, 12.2 जनरल प्रोविजन, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या चेक करना है यहाँ पर? एड्रेस है कि नहीं। ओके, एड्रेस अगर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस नहीं रहेगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12.3 सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। 12.4 रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस, जहां पर भी परफॉर्म किया। 12.5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग किधर परफॉर्म। ओके, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12.6 एडमिशन टू इवेंट। ओके, जहां पर पार्क लोकेटेड है या फिर जहां पर इवेंट हेल्ड होने वाला है। 12.7 इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे इवेंट किधर है। अगर इवेंट इंडिया में है तो लोकेशन वेयर इवेंट इज हेल्ड, इवेंट बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लियर है सबको? समझा सब सेक्शंस? ओके, अभी 12.8 स्टार्ट करते हैं। 12.8 वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। हेडिंग इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ओके, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अज्यूम करते हैं कि ए इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स। ओके, ए इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स, ही इज गोइंग टू सप्लाई द गुड्स टू बी। ये क्या करने वाला है? बी को गुड्स सप्लाई करेगा। सो बी इज द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। अभी ये गुड्स को भेजने के लिए ए ने टी को हायर किया। ध्यान से सुनो, गुड्स को भेजने के लिए ए ने क्या किया हुआ है? टी को हायर किया। ओके, टी इज अ ट्रांसपोर्टर, टी इज अ ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ओके, ये वाला सप्लायर भी महाराष्ट्र में ही है, एंड बी एग्जाम्पल गुजरात में। ठीक है, स्टेट्स क्लियर है? ट्रांसपोर्टर महाराष्ट्र का है, सप्लायर महाराष्ट्र का है, एंड रिसिपिएंट ऑफ गुड्स गुजरात का है। ए इज द सप्लायर ऑफ गुड्स और ए क्या करने वाला है? फ्रेट का पेमेंट करने वाला है टी को। ये पॉइंट हम लोगों ने कुछ सीखा था, याद करो। ओके, जीटीए में सिखाया था कि जो पर्सन फ्रेट का पेमेंट करता है ही इज कॉल्ड एज रिसिपिएंट। अभी यहां पर ए इज गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ फ्रेट टू टी। ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है वो कौन पे करने वाला है? ए पे करेगा, ए। सो हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इन दिस केस? ए। समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर बी फ्रेट पे करता तो बी वुड हैव बीन द रिसिपिएंट। आ रहा है समझ में? सबसे पहला काम क्या करना है? रिसिपिएंट कौन है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का वो चेक करना है। कैसे चेक करना है? जो फ्रेट पे करेगा, एकदम सिंपल। सबसे पहला स्टेप, चेक द रिसिपिएंट। अभी यहां पर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई बता रहा हूं। अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी
लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। देखो एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे याद रखिए कि कहाँ पर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का बाइफर्केशन है। कुछ कुछ जगह पे बाइफर्केशन है ही नहीं, जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज जहां पर परफॉर्म किया, ठीक है, जहां पर अपना इवेंट हेल्ड हुआ अम्यूजमेंट पार्क वाला, लेकिन 12/7 में रजिस्टर्ड का बाइफर्केशन है, 12/8 में है, 12/3 में वापस नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से, 12/2 में है। तो याद कैसे रखेंगे कि किस में है किस में नहीं? तो इसमें एक सिंपल पॉइंट हम लोग मतलब नोट कर सकते हैं थ्रू रीडिंग ऑफ ऑल प्रोविजंस। जो भी सर्विसेज बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए लेता है, जनरली उस ट्रांजेक्शन्स में रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, ऐसा है। एग्जाम्पल सबसे पहला 12/2 जनरल सर्विस। अभी जनरल में तो बहुत सारा सर्विस आ सकता है, उसमें बाइफर्केशन नेसेसरी है। ओके, उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहली बात, प्रॉपर्टी खरीदने पर जीएसटी नहीं लगता है जनरली। शेड्यूल 3 सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीट बिल्डिंग, तो जिधर जीएसटी लग नहीं रहा है तो उसमें वैसे भी आईटीसी का कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं उन लोग को। ओके, मतलब लैंड के ऊपर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है कि प्रॉपर्टी कोई खरीद रहा है, जनरली इट इज पीपल लाइक अस। ओके, बिल्डिंग खरीदना, आर्किटेक्ट सर्विसेज लेना, जनरली हम लोग जैसे लोग करते हैं, जिन लोगों को आईटीसी का जरूरत नहीं है। ओके, एंड अगर कोई बिजनेसमैन कर भी रहा है तो भी उसको हो सकता है आईटीसी ना मिले, हो सकता है, इट इज पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम लोग ये आईटीसी के चैप्टर में देखेंगे। तो वहां पर बाइफर्केशन नहीं है। रेस्टोरेंट सर्विसेज 12/4, ये सब सर्विसेज पर्सनली बेनिफिट कर रही है। ओके, रेस्टोरेंट सर्विस पर्सनली बेनिफिट कर रही है। पर्सनल ग्रूमिंग, कॉस्मेटिक सर्जरी, तो जिधर पर्सनल बेनिफिट है उधर बिजनेस वाले का यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं है। इसके पीछे और एक रीजन है, आईटीसी के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अगर आपने रेस्टोरेंट सर्विस लिया, आईटीसी नहीं मिलता। ओके, आईटीसी नॉट अवेलेबल। अगर समझो कोई कंपनी ने डिनर अरेंज किया तो होटल कंपनी के नाम पे बिल बनाएगा, कंपनी को उसका आईटीसी नहीं मिलता है। पर्सनल ग्रूमिंग का भी नहीं मिलता है, कॉस्मेटिक सर्जरी का भी नहीं मिलता है। मतलब ये सब का आईटीसी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे बेनिफिट आने वाला है, बिजनेस के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। समझ में आ रहा है? 12/5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, कोई भी बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग करवाएगा तो वहां पर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड। 12/6 अम्यूजमेंट पार्क, पर्सनल बेनिफिट, घूमने जा रहे हैं अपन, एंजॉय करेंगे, तो यहां पर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? 12/7 इवेंट मैनेजमेंट, अवार्ड फंक्शन होता है, ओके, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो यहां पर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड। 12/8 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, जनरल बिजनेस सर्विस, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है किस तरीके से बनाया सेक्शंस? ओके, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो कुछ अलग है। बोलो एड्रेस देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। देखना होता अगर तो 12/2 होता, तो एड्रेस से तो अलग ही है कुछ तो। क्लियर है क्या? क्या है सुनो, अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो एकदम सिंपल है, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, जहां पर भी गुड्स हमने हैंड ओवर किया ट्रांसपोर्टर को, ओके, हैंड ओवर टू ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, जिधर भी हैंड ओवर किया दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अनरजिस्टर्ड को सर्विस दिया तो अभी यहां पर समझो कि बी इज अनरजिस्टर्ड, ओके, बी इज अनरजिस्टर्ड, ए इज रजिस्टर्ड, ए इज गोइंग टू पे फ्रेट, तो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन में प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढेंगे कि अनरजिस्टर्ड वाले में? क्वेश्चन समझ में आएगा? देखो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। टी ने ट्रांसपोर्टेशन किया, फ्रेट किसने पे किया? ए ने। ये गुड्स डिलीवर कहां पर होगा? बी के पास, बी तो अनरजिस्टर्ड है, तो यहां पर हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन से ढूंढेंगे कि सर्विसेज प्रोवाइड टू अनरजिस्टर्ड से? रजिस्टर्ड से, क्योंकि फ्रेट कौन पे कर रहा है? ए पे कर रहा है। आ रहा है समझ में? अगर ए फ्रेट पे ना करता एंड बोलता कि बी आपको फ्रेट दे देगा जिधर आप अनलोड करोगे,
तो यहां पर क्या हो जाता, अनरजिस्टर्ड पर्सन। गेटिंग द पॉइंट। इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। यहां पर ए को हम लोगों ने क्या माना है, रजिस्टर्ड को, रजिस्टर्ड पर्सन। बी को मान रहे हैं हम लोग अनरजिस्टर्ड। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, कम ऑन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? स्टेट बोलो, स्टेट महाराष्ट्र, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया। ओके, सो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, सिंस द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर, समझा पॉइंट? ओके, अभी यही केस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। फ्रेट का पेमेंट जो है वो बी करने वाला है। ओके, बी इज गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ फ्रेट। चलो, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? यस, पॉइंट समझ में आया क्या? देखो, अभी यहां पर ट्रांसपोर्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बी। ओके, बी को सर्विस दे रहा है। क्यों बी को सर्विस दे रहा है ऐसा बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि फ्रेट इज गोइंग टू बी पेड बाय बी। तो अनरजिस्टर्ड को अगर सर्विस दिया तो जहां पर गुड्स हैंड ओवर हुआ है, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो टी को हैंड ओवर किसने किया? ए ने। कहां पे किया? महाराष्ट्र। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र। आ रहा है समझ में? सबको क्लियर है क्या? पीओएस इज महाराष्ट्र इवन इफ गुड्स आर डिलीवर्ड इन गुजरात। गुड्स डिलीवर कहां हुआ है? गुजरात में हुआ है। तो ये गुड्स के ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई तो सेक्शन 10(1)(a) से आएगा, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई 12(8) से आएगा। देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन तो अलग है ना। ये पहले गुड्स जा रहा है, ओके, तो गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन, अपना गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो गुड्स का सेल भी है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी है। दो ट्रांजेक्शन है, एक तो गुड्स का सेल हो रहा है ए टू बी, एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया जा रहा है फ्रॉम टी टू बी। देयर आर टू ट्रांजेक्शंस। ए बी के ऊपर इनवॉइस बनाएगा फॉर सेल ऑफ गुड्स, टी बी के ऊपर इनवॉइस बनाएगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। समझो ये 1 लाख का गुड्स था, 18,000 जीएसटी है, बराबर। अब यहां पर 1 लाख का गुड्स जा रहा है, बी इसको 5,000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में कौन सा सेक्शन लगेगा? 12(8). ओके, तो 5,000 के ऊपर जो जीएसटी आना है, इट इज डिसाइडेड एज पर 12(8) एंड नॉट सेक्शन 10(1)(a). पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ एवरीवन? बोलो, क्या नहीं समझा? पता, बोलो बोलो, क्या नहीं समझा? हाँ, फ्रैंकली बोलो ना, क्या नहीं समझा? इतना क्यों? वापस से बताऊंगा, वापस बताओ। नहीं, हाँ क्या? ठीक है ठीक है, एक बार बता देता हूँ, सुनो। एकदम सिंपल ट्रांजेक्शन है, सुन लो। ए बी को गुड्स भेजने वाला है, सेल करने वाला है, 1 लाख का गुड्स है। ये 18,000 का जीएसटी चार्ज कर रहा है, वो भी आईजीएसटी। क्यों आईजीएसटी चार्ज कर रहा है? 10(1)(a) के हिसाब से मूवमेंट टर्मिनेट किधर हो रहा है? गुजरात में, गुजरात में। तो एलओएस इज महाराष्ट्र, पीओएस इज गुजरात, बिकॉज मूवमेंट इज टर्मिनेटेड इन गुजरात। तो 1 लाख का ट्रांजेक्शन क्लियर है। अभी यहां पर ए और बी के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि बी इज गोइंग टू पे फ्रेट अमाउंट, बी फ्रेट पे करेगा। सो हु इज द रिसिपिएंट ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस? बी रिसिपिएंट। बी रिसिपिएंट है, यहां तक समझा? क्यों बी रिसिपिएंट है? क्योंकि वो फ्रेट पे कर रहा है। तो यहां पर ट्रांसपोर्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया है तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन क्या? वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, ओके, फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। सो ए ने हैंड ओवर किया है टी को, कहां पे? महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा पॉइंट? और अगर सेम केस में बी रजिस्टर्ड होता तो गुजरात होता।
फिर हैंडओवर नहीं देखेंगे एवरीवन। अगर गुजरात में बी रजिस्टर्ड होता तो हम लोग हैंडओवर नहीं देखेंगे, फिर लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन आएगा। क्लियर है पॉइंट? फिर आईजीएसटी आएगा, लेकिन अभी सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। समझा है क्या पॉइंट? क्लियर है पॉइंट्स? अभी थोड़ा सा ये ट्रांजेक्शन और एडवांस लेवल का कर रहा हूँ, सुन। ट्रांजेक्शन ध्यान से समझना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। A is going to pay freight of rupees 5,000. Okay, A is going to pay freight of rupees 5,000. T को freight पे कौन कर रहा है? A पे कर रहा है। T is registered person providing transportation service who has opted for RCM option. वो ट्रांसपोर्टर है ना, उसके पास दो ऑप्शन है, FCM RCM। उसने RCM का ऑप्शन लिया है। ओके, RCM का ऑप्शन लिया है। A is the recipient, A is registered person। वो 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में फोर्थ पॉइंट था, एनी पर्सन रजिस्टर्ड इन जीएसटी। सो ए इज द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, ये बात तो क्लियर है। ओके, अभी आगे सुनो। यहां पर जो ए है वो 5,000 और ऐड कर रहा है, तो टोटल 1,05,000 का ये बिल बनाने वाला है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बी से रिकवर करेगा, बी से रिकवरी होएगा। ए ने खर्चा इनकर किया, बी से रिकवर करेगा। ओके, अभी तुम लोग को यहां पर इम्प्लीकेशंस बताना, टैक्स इम्प्लीकेशंस। आराम से सोचो, 2 मिनट। क्वेश्चन समझ में आया? टी ने ए को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया, टी इज सप्लायर, स्पेसिफाइड सप्लायर अंडर आरसीएम, ए इज द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। ए क्या कर रहा है? 5,000 रुपया ऐड करने वाला है इन दैट 1,00,000 रुपीज। ठीक है, यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाईज बताने हैं एंड टैक्सेबिलिटी थोड़ा सा डिटेल करना है। हम्म, सोचो एक बार, आराम से सोचो, कहीं मत करो। चार्ज ऑफ जीएसटी से थोड़ा लिंक करना पड़ेगा। ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी में कुछ सिखाया था जीटीए वाले ट्रांजेक्शन्स में। चलो आया, कौन बोलेगा? ट्राई करो, एकदम सिंपल है। हाँ, थर्ड लास्ट। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, ट्राई करो। हम्म, बराबर। कितना अमाउंट पे करेगा, कौन सा नेचर ऑफ टैक्स रहेगा वो बताओ। हाँ हाँ, ओके। टैक्स का टाइप क्या होगा, आईजीएसटी की सीजीएसटी एसजीएसटी? बोलो बोलो। बराबर, ठीक है, आगे। हाँ, आगे कुछ और हो गया? हाँ, जो 5,000 रुपया ए पे कर रहा है टी को, ओके, वो पैसा ए अपने सेल ऑफ गुड्स के प्राइस में ऐड कर रहा है।
ओके, सेल ऑफ गुड्स के प्राइस में ऐड कर रहा है। अभी वो 1,05,000 रुपया लेने वाला है, तो अभी 1,05,000 के ऊपर जीएसटी का रेट क्या आएगा? मतलब 1 लाख के ऊपर 18% एंड 5,000 के ऊपर 5%, ऐसा पूरे के ऊपर? क्यों ऐसा? कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई जब भी रहेगा तब क्या होएगा, टोटल के ऊपर प्रिंसिपल का रेट आएगा। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है क्या? एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहला, टी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ए। ओके, ए इज द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, बरोबर है? तो यहाँ पर ए को जीएसटी पे करना है आरसीएम में। अभी जीएसटी कौन सा पे करना है, इसके लिए सेम चीज देखेंगे हम लोग, एलओएस एंड पीओएस। एलओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ का है? कौन? ए महाराष्ट्र का इसीलिए महाराष्ट्र, या टी महाराष्ट्र का इसीलिए महाराष्ट्र? टी टी सप्लायर कौन है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का? तो टी का लोकेशन ऑफ सप्लायर देख रहे हैं हम लोग। ए तो महाराष्ट्र का ही है। देखो हम लोग अभी 1,05,000 का बात नहीं कर रहे, हम लोग 5,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का बात कर रहे हैं, इसीलिए एलओएस इज महाराष्ट्र, बट दिस इज टी's लोकेशन, टी का लोकेशन है ये। पीओएस क्या रहेगा? महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि ए का लोकेशन महाराष्ट्र है, दैट इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। समझ में आ रहा है क्या? देखो दोनों महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र क्या देख करके महाराष्ट्र लिया हम लोगों ने यहाँ पर? हाँ, पीओएस एलओआर देख के लिया, लेकिन एलओएस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन देख के लिया। एवरीवन नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, ये बात क्लियर हो गई। 5% है मतलब 2.5 2.5, क्लियर? 5,000 इंटू 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, 125 उसके बाद ए बी को गुड्स बेच रहा है। ओके, ए इज सप्लाइंग टू बी, 1 लाख का वैल्यू है, प्लस 5,000 का और फ्रेट ऐड होने वाला है, सो टोटल बिकम्स 1,05,000। अब यहाँ पर 1,05,000 के ऊपर जीएसटी आएगा एट द रेट ऑफ 18%, क्योंकि ये 5,000 अभी फ्रेट अलग से नहीं रहा। ओके, ये कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई रहता है उसका रेट ऑफ टैक्स पूरे सप्लाईज पे लगेगा। सो 1,05,000 वुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%। आया समझ में? ओके, अभी यहाँ पर जो ए है, इसने जो भी आरसीएम में जीएसटी पे किया, इसको इसका आईटीसी मिलेगा। क्लियर है? पे करेगा, उसके बाद आईटीसी मिलेगा। यहाँ पर बी को 1,05,000 के ऊपर 18% का आईटीसी मिलेगा। आ गया समझ में? क्लियर है पूरा टैक्स इम्प्लीकेशन? और एक केस दे रहा हूँ, सोच समझ के तुम लोग आंसर करना अभी। हाँ, ए एंड बी में ए तो सप्लायर है, वो आईटीसी क्यों यूज करेगा? आईटीसी रिसिपिएंट को मिलता है ना, बी यूज करेगा, बी यूज कर सकता। ये आरसीएम का जीटी है, फ्रेट पेमेंट बी करने वाला है ₹5,000 का। टैक्स इम्प्लीकेशन यहाँ पर ये 5,000 रुपया ऐड नहीं कर रहा है। ओके, 1 लाख का ही बिलिंग होने वाला है खाली, 1 लाख प्लस जीएसटी। गुजरात में रजिस्ट्रेशन बी का, सॉरी अनरजिस्टर्ड है, लेकिन है गुजरात का। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट। ओके, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं है। आरसीएम का सप्लायर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट इज एग्जेम्प्ट। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी कोई भी पे नहीं करेगा। पॉइंट समझा क्या क्या बोला? ओके, जीटीए के ट्रांजैक्शन में हमने देखा था, सप्लायर अगर स्पेसिफाइड है बट रिसिपिएंट अगर अनस्पेसिफाइड है तो ट्रांजैक्शन वुड बी एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर रिसिपिएंट अनस्पेसिफाइड है,
तुम लोग को ऐसा नहीं बोला पार्टनरशिप फॉर्म है, ऐसा भी नहीं बोला बॉडी कॉर्पोरेट है, ऐसा भी नहीं बोला रजिस्टर्ड है, क्लियरली बोला अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री है, ऐसा नहीं बोला। तो यहाँ पर अजम्पशन नहीं करेंगे, अनरजिस्टर्ड बोला है तो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट तो कोई जीएसटी पे नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट? लिख लो इसको अभी। कौन सा? इसके ऊपर वाला। हाँ, ये इसमें क्या बोला गया है कि सबसे पहला तो रिसिपिएंट कौन है वो चेक करेंगे। ओके, ए इज द रिसिपिएंट एंड क्या वो स्पेसिफाइड है चेक करते हैं। एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। तो यहाँ पर ए इज द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, बरोबर है। अगर ए स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है तो आरसीएम आएगा। आरसीएम आएगा तो हम लोग को जीएसटी भरना है, तो या तो आईजीएसटी भरना पड़ सकता है या तो सीजीएसटी, डिपेंडिंग ऑन एलओएस एंड पीओएस। तो 5,000 का जो सर्विस दे रहा है वो कौन है, टी है। कहां पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र में, तो ये टी का लोकेशन महाराष्ट्र ये लिखा। ओके, महाराष्ट्र इज एस लोकेशन ऑल्सो, बट एलओएस में टी का लोकेशन महाराष्ट्र है, इसीलिए महाराष्ट्र है यहाँ पर। पीओएस इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, सो पीओएस इज एलओआर एज पर 12(8). ओके, तो यहाँ पर ए का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। तो 5,000 रुपए के ऊपर कौन जीएसटी पे करेगा, ए पे करेगा 2.5%। क्लियर? इतना समझ में आया सबको? आधा घंटा मत लगाना लिखने में। थोड़ा फटाफट लिखना इसको, बहुत ज़्यादा लिखा है, मैंने तो कॉपी कॉपी किया है। बाद में जेरोक्स मार लेना। फोटो तो मत लो तुम लोग, लिखते नहीं हो। एक काम करो, नहीं नहीं, इसका फोटो निकाल के रखो, मेरे को थोड़ा लैपटॉप पे काम है। इसका एक फोटो निकाल के रखो, तब तक मैं काम करता हूँ।
इसका और इसके नीचे वाले का निकल। हाँ सब लोग निकल। हाँ हाँ नीचे करो। हुआ अभी सब। टाइमर लगा इसमें। होगा। बस बस इतना लिखो तब तक। अभी 12 2 से लेके 12 8 तक वापस से एंड देन 12 9। ओके। 12 2 जनरल प्रोविजन। रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस चेक करेंगे, एड्रेस अवेलेबल रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12 3 सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो प्रॉपर्टी लोकेशन, प्रॉपर्टी बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। 12 4 रेस्टोरेंट सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस जिधर परफॉर्म किया वो। 12 5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो ट्रेनिंग परफॉर्म जिधर हुआ वो। 12 6 एडमिशन टू इवेंट, जिधर इवेंट हेल्ड हुआ या तो फिर पार्क लोकेटेड है। 12 7 इवेंट मैनेजमेंट। रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे इवेंट किधर हो रहा है। अगर इवेंट इंडिया में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, अदरवाइज लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। 12 8 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो हैंड ओवर। ओके जहाँ पर हैंड ओवर किया। समझा पॉइंट। फर्स्ट वाला बाकी है यहाँ पे। इसका बाकी है लिख लो ये वाला। हुआ अभी। आगे करें अभी। सेक्शन 12 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ओके। मतलब कि हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, प्लेन से ट्रैवल करते हैं, तो उस केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अभी जो प्लेन वाले चार्ज करते हैं अपने को, ओके, ट्रैवलिंग का जो सर्विस हम लोग ले रहे हैं, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा वो यहाँ पर देख रहे हैं। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस प्रोवाइड हुआ, ओके, टू रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि नॉर्मली इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके एम्प्लॉइज ऑडिट के लिए बाहर जा सकते हैं, डायरेक्टर मीटिंग के लिए बाहर जा सकते हैं, तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दैट इज लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड को सर्विसेज दिए, ओके जैसे अगर हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं तो प्लेन का टिकट बुक किया, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या लग रहा है, जहाँ से बोर्ड किया दैट इज प्लेस ऑफ एम्बार्केशन। ओके लोकेशन ऑफ एम्बार्केशन और पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन बोलते हैं इसको। पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन मतलब जहां से भी आपका जर्नी शुरू हो रहा है, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके महाराष्ट्र से अगर आप लोग जा रहे हो गुजरात, आप लोग अनरजिस्टर्ड हो, ओके पर्सनल ट्रिप के लिए जा रहे हो, तो महाराष्ट्र से अगर आप लोग बोर्ड होने वाले हो, दैट इज एम्बार्केशन होने वाला है, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र। समझ में आया। और इसमें और एक पॉइंट है, इफ पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन, if point of embarkation is not known, if point of embarkation is not known,
मतलब कि आप लोग को ऐसा टिकट मिला है कि आप लोग पूरा इंडिया घूम सकते हो या फिर नॉर्थ ईस्ट पूरा घूम सकते हो, ऐसा समझो एक पास मिला आपको। अभी यहाँ पर आज तो आप लोग यहाँ से चढ़ रहे हो, लेकिन रिटर्न के टाइम पर आप कहाँ से रिटर्न आओगे ये नहीं मालूम। ओके, आपने यहाँ से टिकट निकाला है, लेकिन यहीं से चढ़ोगे ये भी नहीं मालूम। आप लोग ट्रक में क्या बोल रहे हो आप लोग अभी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो तो ट्रक दिमाग में, ओके। अगर आप लोग मोटर व्हीकल में कार में गए समझो, आसाम से आप लोग फॉर एग्जांपल, ओके, आसाम से आप लोगों ने एक टिकट निकाला ट्रेन का पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमने का। ओके, पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमने का टिकट कहाँ से निकाला? आसाम से। अभी हो सकता है कि आप आसाम से चढ़ो या फिर दूसरे कहीं से चढ़ो। ओके, तो आसाम से अगर समझो कोई दूसरे स्टेट में आप लोग गए, ठीक है, वैन में, ओमनी ओमनी वैन, ओके, ओमनी वैन में गए, या तो फिर आप लोग मोटर व्हीकल में गए। उसके बाद यहाँ से आप लोग ट्रेन में जा रहे हो। ओके, फिर यहाँ से कुछ स्टेट तक आप लोग वापस से कार में आ रहे हो, एंड वापस से फिर यहाँ से ट्रेन लेके आसाम जा रहे हो। समझो कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा रहा जिसमें पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन एक्चुअल में मालूम नहीं है। ऐसा कब हो सकता है? जब भी टिकट पूरा पास रहेगा, मतलब फ्यूचर में आप लोग कहाँ से भी जा सकते हो फॉर 10-15 डेज, ऐसा अगर पास है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग का जो लोकल का पास रहता है, अज्यूम करो कि मैंने कल्याण से लेकर के सीएसटी तक का पास निकाला है। अभी मैं कहाँ से एम्बार्क करूंगा कब मालूम नहीं है। आज के टाइम पर तो मैं, हो सकता है कि डोंबिवली में काम था तो वहां से एम्बार्केशन हुआ, लेकिन अभी मैं दादर में हूँ तो दादर से एम्बार्केशन होएगा। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम। अगर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम तो गवर्नमेंट सेज सेक्शन नंबर 12(2) वुड बी एप्लीकेबल। सेक्शन 12(2) वुड बी एप्लीकेबल। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया जा रहा है तो पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज इमटेरियल। जैसे बीच में भी एक पॉइंट था, इवेंट मैनेजमेंट में भी एक पॉइंट था। ओके, इवेंट किधर हो रहा है? ये इमटेरियल है। कब इमटेरियल है? जब रजिस्टर्ड पर्सन को दिया। यहां पर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज इमटेरियल अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विस ली। आप लोग कहां से चढ़ रहे हो इसके कोई मतलब नहीं है अगर रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस ले रहा है। पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज ओनली रिलेवेंट व्हेन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज टेकिंग सर्विस। अगर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन मालूम है तो पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर नहीं मालूम तो 12(2) जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन क्या बोलता है? अनरजिस्टर्ड के केस में, अनरजिस्टर्ड केस में एड्रेस है तो एड्रेस, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्लियर है क्या? इसके कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग केपीएमजी के एम्प्लॉय हो। ओके, महाराष्ट्र में केपीएमजी इज रजिस्टर्ड। आप लोग ऑडिट पे जा रहे हो गुजरात में। ओके, आप लोग ऑडिट के लिए गुजरात में गए। अभी ऑडिट कितना दिन चलेगा अपने को आइडिया नहीं है, तो रिटर्न का टिकट अभी नहीं निकाला है। ओके, जब भी ऑडिट खत्म होएगा उसके पिछले दिन निकाल लेंगे टिकट। ओके, तो यहाँ पर आप लोग रिटर्न का टिकट निकाल रहे हो गुजरात से, जिसमें आप लोग केपीएमजी के नाम पर बिल लेने वाले हो। देखो, एम्प्लॉय है, वहां पर जो स्पाइस जेट का वेबसाइट रहेगा वहां पर जीएसटी नंबर पूछेगा। अगर जीएसटी नंबर आपने वहां पर केपीएमजी का डाला है, ओके, जीएसटी नंबर केपीएमजी का महाराष्ट्र का डाला हुआ है, ओके, केपीएमजी का महाराष्ट्र जीएसटी नंबर है, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? बोलो एवरीवन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आप लोग गुजरात से एम्बार्केशन कर रहे हो बट प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र। क्लियर है? लेकिन अगर ट्रांजेक्शन ऐसा होता, केपीएमजी ने बोला कि एक काम करो आप टिकट निकाल लो, बाद में रीइंबर्समेंट ले लेना, तो आपने टिकट खुद के नाम से निकाला एंड बाद में आपने रीइंबर्समेंट क्लेम किया। तो आपने अगर खुद के नाम से टिकट निकाला है, गुजरात से आप चढ़ने वाले हो फॉर प्लेन टू महाराष्ट्र, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? गुजरात, 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 नॉट महाराष्ट्र। गुजरात से एम्बार्केशन हो रहा है ना, तो गुजरात विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आ रहा है पॉइंट समझ में? ओके, सो यहाँ पर पीओएस वुड बी गुजरात। ये वाला सेकंड केस क्या रहेगा? टिकट टेकन इन पर्सनल नेम। अगर टिकट टेकन इन पर्सनल नेम है, मतलब सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू
अनरजिस्टर्ड पर्सन. लेकिन इफ टिकट इज टेकन इन द नेम ऑफ फर्म, ओके, टिकट टेकन इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. क्लियर है सबको? इसको लिख लो. तो एक काम करते रुको, और एक सेक्शन कर रहे थे, फिर एक साथ लिखो. सेक्शन 1210, सर्विसेज ऑन बोर्ड. ओके, सर्विसेज ऑन बोर्ड. अभी हम लोगों ने गुड्स ऑन बोर्ड सीखा है पहले. अगर स्पाइस जेट ने कुछ गुड्स बांटने के लिए प्लेन में लोडिंग किया, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी एज पर सेक्शन 10(1)(e). लेकिन अगर स्पाइस जेट अपने पैसेंजर्स को कुछ सर्विस दे रहा है, गुड्स नहीं बेच रहा है, सर्विस दे रहा है प्लेन में, जैसे मूवी देख सकते हैं ना अपन, ओके, तो उसका सब्सक्रिप्शन आपको बेचा, उसको बोलते हैं अपन सर्विस दिया. ओके, तो स्पाइस जेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज वाइल यू आर ऑन जर्नी. तो सर्विसेज ऑन बोर्ड, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर. फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, वेरी इंपॉर्टेंट. जहां से स्टार्ट होने वाला है, शेड्यूल्ड स्टार्ट. ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंटिन्यूस फ्लाइट है, एग्जांपल देते हैं अपन, समझो महाराष्ट्र से गुजरात गए एंड गुजरात से दिल्ली, समझो ये फ्लाइट का रूट है. ओके, फ्लाइट का रूट है, महाराष्ट्र से स्टार्ट होएगा, गुजरात में रुकेगा, कुछ पैसेंजर गुजरात में उतरेंगे, कुछ चढ़ेंगे, एंड देन अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज दिल्ली. ओके, ऐसा फ्लाइट है. अभी स्पाइस जेट ने गुजरात में किसी पर्सन को मूवी का सब्सक्रिप्शन सेल किया. व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस? महाराष्ट्र. समझ में आ रहा है पॉइंट? फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर. ठीक है, कहां पर एक्चुअली में ये बेचा है सर्विस, इट इज इमटेरियल, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ेगा फ्लाइट में. हम लोग मालूम थोड़ी पड़ेगा गुजरात के नीचे हम लोग या महाराष्ट्र के नीचे. ठीक है, हम लोग के नीचे महाराष्ट्र है कि गुजरात अपने को नहीं मालूम है. तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, दैट इज महाराष्ट्र. समझ में आया पॉइंट? क्लियर है? गुड्स के केस में भी तो ऐसा ही था, वेर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड. ओके, जहां से गुड्स टेकन ऑन बोर्ड किया, यहाँ पर क्या है? फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर. मतलब अगर गुजरात का पैसेंजर सर्विस ले रहा है, गुजरात में चढ़ने के बाद भी ले रहा है, तो भी महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर है सभी को? समझा है पॉइंट? एक बार 12(2) से लेके 12(10) वापस से. ओके, अभी तुम लोग को भी पार्टिसिपेट करना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अभी. ओके, 12(2) जनरल प्रोविजन. ओके, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस नहीं रहेगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर. 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट. 12(4) रेस्टोरेंट सर्विसेज, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पे ट्रेनिंग परफॉर्म हुआ. ओके, 12(6) एडमिशन टू इवेंट, जहां पर पार्क लोकेटेड है या फिर इवेंट हेल्ड हो रहा है. 12(7) इवेंट मैनेजमेंट. रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे कि इवेंट किधर है. इवेंट अगर इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. 12(8) गुड्स ट्रांसपोर्टेशन. रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पर हैंड ओवर किया, हैंड ओवर. याद आया? ओके. 12(9) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन. गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन. ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन, जहां से जर्नी स्टार्ट हो रहा है. ओके, अगर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम तो 12(2) जनरल प्रोविजन. 12(10) सर्विसेज ऑन बोर्ड, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. क्लियर है? देखो इसको.
हुआ था ना वो वाला। एग्जाम्पल भी लिखो। देखा। नेक्स्ट सेक्शन 12-11। ये थोड़ा सा लेंदी सेक्शन है। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या क्या कवर्ड है? टेली कम्युनिकेशन सर्विस मतलब अपना लैंडलाइन का जो टेलीफोन रहता है वो, फिर पोस्टपेड मोबाइल, प्रीपेड मोबाइल, फिर इंटरनेट का सर्विसेज। ओके, सेम अपने को एक प्रीपेड वाउचर भी मिलता है हैथवे वगैरह का, तो वो भी कवर्ड है इसमें। फिर वीडियो कॉन। ओके, वो लोग डीटीएच ऑपरेटर है ना वो लोग, तो अपना एंटीना रहता है मतलब घर के ऊपर छत पे। डिश टीवी का सर्विस भी इसमें कवर्ड है। फिर ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, मतलब कि जो हम लोग को मैच वगैरह देखने मिलता है। ओके, मतलब लाइव मैच देखने मिलता है, समझो दुबई में हो रहा है, किधर भी हो रहा है, तो लाइव मैच अपने को सैटेलाइट के थ्रू देखने मिलता है। तो सैटेलाइट बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के थ्रू अपने को दिखाता है। क्लियर है? तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का हम लोग यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई देख रहे हैं। अभी सबसे पहला लैंडलाइन का टेलीफोन्स था। या फिर अगर आप लोगों ने इंटरनेट देखा रहेगा, आपके टेलीफोन से कनेक्टेड इंटरनेट रहता था, मालूम है? अगर टेलीफोन का लाइन बंद है तो नेट भी नहीं चलेगा। ऐसा इंटरनेट होता था पहले, बीएसएनएल का वगैरह होता था। ओके, तो यहाँ पर इंटरनेट का सर्विसेज भी लैंडलाइन के थ्रू प्रोवाइड होता था। तो लैंडलाइन के थ्रू अगर प्रोवाइड हो रहा है, जैसे एमटीएनएल का जो टेलीफोन है, बीएसएनएल का टेलीफोन है, तो बीएसएनएल जो अपने कस्टमर को चार्ज करने वाले, ठीक है, उनको प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ से मिलेगा? सेक्शन नंबर 12-11 से। तो गवर्नमेंट सेज wherever the fixed line is located, fixed lease line is located would be treated as place of supply। अभी हम लोग के घर पे अगर टेलीफोन है तो उसका जो वायर है वो एक बेसिकली एक चैनल बनाया रहता है जो टेरेस पे कनेक्ट होता है। ओके, टेरेस में वो लोग फिर वायर लगा के टावर से कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जहां पर ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का बाइफर्केशन है ही नहीं। देखो, रजिस्टर्ड अगर रहेगा एंड टेलीफोन है उसके पास, लैंडलाइन, कोई बिजनेस का, तो ऑब्वियसली जिधर लोकेटेड है वो उधर ही तो रहेगा ना लैंडलाइन का फोन। तो अगर लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। तो पहले से वो लोगों ने स्पेसिफाइड करके रखा है। ओके, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड ऐसा नहीं बोला है। क्या बोला हुआ है? जिधर भी वो लाइन लोकेटेड है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेलीफोन है। ओके, यहाँ से स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं, तो बीएसएनएल अगर इन लोग को बिल करेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रखेगा? दादर ही रखेगा, दैट इज महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है? क्योंकि लाइन पूरा लोकेटेड कहाँ पर है? इधर ही लोकेटेड है। यहाँ से टेरेस पर कनेक्ट होता रहेगा, टेरेस से वो टावर पे कनेक्ट होता रहेगा, मेन टावर पे। उसके बाद प्रीपेड मोबाइल्स आया। ओके, प्रीपेड सिम कार्ड, प्रीपेड
बाद में पोस्टपेड आया। तो प्रीपेड मतलब क्या होता है कि हम लोग पहले रिचार्ज करेंगे फिर यूज करेंगे, सिंपल। तो प्रीपेड पहले सबका प्रीपेड ही हुआ करता, अभी भी प्रीपेड होगा शायद, ठीक। पहले स्क्रैच कार्ड होता है, अभी वो नहीं, अभी तुम लोग गूगल पे से करते हो या फिर पेटीएम वगैरह से तुम लोग करते हो। तो प्रीपेड में अगर सेलिंग एजेंट के थ्रू आप लोगों ने रिचार्ज करवाया, सेलिंग एजेंट के थ्रू मतलब हम लोग दुकान में जाते थे, ओके, दुकान से एयरटेल का वाउचर खरीदते थे, या तो फिर उसको हम लोग बोलते थे कि अ, आप रिचार्ज करके दो, ओके, इस तरीके से हुआ करता था, ओके। तो सेलिंग एजेंट अगर हम लोग को बेच रहा है, तो एयरटेल जो सर्विस दे रहा है हम लोग को, ओके, एयरटेल हम लोग को सर्विस दे रहा है 150 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल वो रिचार्ज है। तो पर हम लोग जो खरीद रहे हैं वो एयरटेल से डायरेक्टली नहीं ले रहे, हम लोग सेलिंग एजेंट के थ्रू ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट सेज लोकेशन ऑफ सेलिंग एजेंट, सेलिंग एजेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो एयरटेल महाराष्ट्र होगा, एयरटेल हर जगह पे होगा, ओके, ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में एयरटेल होगा। एयरटेल क्या करता है, वो अपने जो फ्रेंचाइजी होती है उन लोग को सिम कार्ड देता है, वाउचर्स देता है कि कोई भी अगर रिचार्ज करने को होगा तो ये वाउचर सेल करो। तो यहाँ पर वो सेलिंग एजेंट ऑब्वियसली उसी स्टेट में होगा, तो यहाँ पर भी नॉर्मली इट इज चांस की CGST SGST है, ओके। एयरटेल महाराष्ट्र, उसने हम लोग को सर्विस दिया थ्रू सेलिंग एजेंट, ग्रोसरी स्टोर एग्जाम्पल, ग्रोसरी स्टोर महाराष्ट्र में। तो एयरटेल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जहां पर वो ग्रोसरी स्टोर लोकेटेड है। क्लियर है क्या? आप लोग ये सिम कार्ड लिख के चेन्नई जा रहे हो या फिर किधर भी जा रहे हो, उससे मतलब नहीं है। अभी सिम कार्ड फॉर एग्जांपल मेरा महाराष्ट्र का है, मैंने प्रीपेड किया, रिचार्ज किया, अभी मैं दिल्ली गया हूँ घूमने को, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रहेगा क्या? नहीं। मैंने रिचार्ज कहाँ से करवाया, महाराष्ट्र से, तो सेलिंग एजेंट कहाँ पर लोकेटेड होगा, महाराष्ट्र, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड भी महाराष्ट्र। मैं कहीं पर भी ट्रैवल करूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड भी महाराष्ट्र, समझा पॉइंट? डायरेक्टली टू फाइनल सब्सक्राइबर, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग गैलरी में जाके भी रिचार्ज कर सकते हैं, सेलिंग एजेंट के थ्रू नहीं, गैलरी जाके भी रिचार्ज तो होता ही है ना, ओके। या तो फिर अगर समझो आप लोगों ने हैथवे का इंटरनेट घर पे लगाया, तो हैथवे का एक एजेंट रहेगा जो आपके एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ओके। हैथवे का उधर एक सेटअप होगा, या तो फिर हैथवे का मेन ब्रांच भी होगा, ओके। समझो कि CST में मेन ब्रांच है, आप वहां पर जाकर के पेमेंट कर रहे हो, ओके। आप लोगों का फॉर एग्जांपल घर दादर में, आप CST जाके पेमेंट कर रहे हो, आपके यहाँ का लोकल वेंडर भी होगा, लेकिन उनका मेन ऑफिस कहाँ पर है, CST। तो वहां पर जाके अगर आप लोग कर रहे हो पेमेंट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन वेयर प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, दैट इज CST इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, समझा? मतलब अगर समझो कि हम लोग ग्रोसरी स्टोर से रिचार्ज ना करते हुए डायरेक्टली गैलरी में पहुंचे, तो उनको बोला कि हम लोग का ये मोबाइल नंबर है, रिचार्ज करो, ये लो पैसा, तो हम लोगों ने उनको जहां पर पैसा दिया दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, इन सिंपल वर्ड्स गैलरी का लोकेशन, इन सिंपल वर्ड गैलरी का लोकेशन, समझ में आया? जिधर भी उनको पेमेंट किया, हम लोग गैलरी में जा रहे हैं तो उधर ही पेमेंट करेंगे, गूगल पे से हो सकता है या तो फिर हम लोग कैश दे सकते हैं, तो दैट लोकेशंस आर द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मोड, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अगर इन सभी से अगर हम लोग रिचार्ज कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, गवर्नमेंट सेज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, एकदम सिंपल। आप लोग जब भी मोबाइल नंबर डालते हो रिचार्ज के लिए, वहां पर आपको सर्कल सिलेक्ट करने बोलता हूँ, आपको निक नेम डालना पड़ता है पहले, किया है कभी रिचार्ज? ठीक है, निक नेम पहले डालते हैं अपन, जो भी नाम है अपना, तो अपना ही नाम डालना, ओके। राजू, छोटू, ऐसा कुछ नहीं डालना, निक नेम मतलब आपका ही नाम डालना, ओके। हाँ, उसके बाद आप लोग का मोबाइल नंबर आएगा, उसके बाद सर्कल सिलेक्ट होगा, फिर प्लान सिलेक्ट होगा, ओके, यही प्रोसीजर है। तो जैसे आप लोग मोबाइल नंबर डालते हो, तो एयरटेल क्या करता है बेसिकली, एयरटेल के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपका नंबर से पूरा रजिस्टर रहता है, उन लोग के पास पूरा लिस्ट रहता है।
तो जब भी आप लोगों ने सिम कार्ड लिया रहेगा तब केवाईसी करवाया रहेगा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह सब दिया रहता है अपन ने, बराबर। तो उन लोग के पास आपका लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, तो दैट रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है, समझ में आया? उसके बाद आया पोस्टपेड। पोस्टपेड में एकदम सिंपल, बोलो क्या रहेगा? एकदम सिंपल, बिलिंग होता है ना पोस्टपेड में, हर महीना बिलिंग होता है। यहाँ पर बिलिंग एड्रेस, एकदम सिंपल, क्या है? बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस बस। ओके, बिलिंग एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मेरा पोस्टपेड है तो मेरा पूरा महीने का एक बिल का अमाउंट आता है। ओके, तो बिल के ऊपर मेरा नाम, एड्रेस, तो जो एड्रेस मैंने बिलिंग के लिए दिया है उन लोग को, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो अभी कैसा होता है प्रैक्टिकली, कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए सिम कार्ड निकालता है, कंपनी ने सिम कार्ड निकाला है अपने सब एम्प्लॉयज के लिए, सबका बिल कंपनी पे करता है। तो एयरटेल जो है वो कंपनी को रिसिपेंट मानता है, एम्प्लॉय को रिसिपेंट नहीं मानता है। एम्प्लॉय आर द बेनिफिशियरी, एम्प्लॉय आर द बेनिफिशियरी। ओके, बट रिसिपेंट तो कंपनी है, बिकॉज कंपनी इज लायबल टू पे कंसिडरेशन। तो यहाँ पर कंपनी का जो एड्रेस है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ, रीइंबर्समेंट के जैसा। यस, क्या हुआ? हाँ, एम्प्लॉय को बिल आ रहा है तो फिर यहाँ पर पोस्टपेड है कि प्रीपेड है? पोस्टपेड ना, तो एम्प्लॉय का एड्रेस, यस एम्प्लॉय का एड्रेस। और अगर पोस्टपेड है, कंपनी के नाम पे बिल आ रहा है, तो कंपनी का एड्रेस। सिंपल, खाली बिलिंग एड्रेस, जो बिल पे एड्रेस छपने वाला है दैट एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल, क्लियर है क्या? लिख लो इसको, इतना ही। पीछे वाला बंद ही है, चालू करना है, बंद ही है ना वो, इधर से आ रहा हो, बंद कर दो फिर थोड़ा। ब्रेक नहीं है, लिखने को दिया है, ब्रेक नहीं, लिखने टाइम दिया। हाँ, चाहिए ब्रेक, चाहिए तुम लोगों? ठीक है ले लो, पर ये लिख के लो फिर, ये लिख लो और फिर ले लो ब्रेक। ट्वेल्व ट्वेल्व स्टार्ट कर रहे हैं अभी, सुनो अभी, सेक्शन नंबर 12, सब सेक्शन 12, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, मतलब बैंक जो अपने को चार्जेस कर रहा है, ओके, जो भी चार्ज करता है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस चार्ज हो गया, या फिर प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है, ओके, या फिर लॉकर का रेंट चार्ज करेगा। ओके, अकाउंट में अगर समझो कुछ अपन ने ट्रांजेक्शन किया तो बैंक चार्जेस होता है, मालूम है? बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस का ट्रांजेक्शन हो गया, इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, मतलब कि जो ग्रो करके आया, फिर मालूम, शेयर्स वगैरह परचेस कर सकते हैं, जीरोदा हो गया, एंजल वन, तो ये सब जो ब्रोकर्स होते हैं उन लोग के लिए ये वाला सेक्शन है। ओके, स्टॉक ब्रोकिंग के लिए भी ये वाला सेक्शन है। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई एकदम सिंपल है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इफ इट इज अवेलेबल, मतलब अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन लोगों के पास अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एंड अगर अवेलेबल नहीं है, इफ नॉट अवेलेबल, then it is location of supplier. Location of recipient, when location of recipient is available, location of recipient नहीं अगर अवेलेबल है अपने पास तो क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन रहेगा जिसमें हम लोग को मालूम ही नहीं है कि रिसिपिएंट का लोकेशन क्या है? देखो, बैंक ने अगर सर्विस दिया है तो बैंक के पास तो अपना एड्रेस रहता ही है, तो ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन रहेगा जिसमें बैंक के पास अपना एड्रेस नहीं है
तब जाके वो लोकेशन ऑफ सप्लायर को प्लेस ऑफ सप्लाई बना रहा है। चलो, सोचो ऐसे ट्रांजेक्शन के बारे में सोचो, प्लेस ऑफ सप्लाई मत सोचो, ट्रांजेक्शन के बारे में सोचो। ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन रहेगा जो आप लोग अननोन बैंक के साथ भी कर सकते हो? अननोन बैंक मतलब उस बैंक के पास आपका एड्रेस है ही नहीं, पर फिर भी वो आपको सर्विस दे रहा है। चेक डिपॉजिट। एनईएफटी आप उसी अकाउंट से कर सकते हो जिस अकाउंट में आपका, मतलब बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है। यस, एटीएम से अगर हम लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, एंड मिनिमम विड्रॉवल जो लिमिट रहता है, ओके, मिनिमम विड्रॉवल का लिमिट रहता है, एक दिन में 3 बार निकाल सकते हैं। अगर 3 बार से ज़्यादा बार आप निकालोगे तो चार्जेस लगेगा। तो जो मिनिमम विड्रॉवल अवेलेबल है, समझो कि 3 ही विड्रॉवल अवेलेबल था, हम लोगों ने 4 बार पैसा निकाला, ओके, 500 रुपये से 4 बार निकाला, तो चार्जेस लगता है अपने को। तो ये जो चार्जेस है, ओके, अभी फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक के एटीएम से हम लोगों ने निकाला, तो एचडीएफसी बैंक चार्जेस कर लेगा अपने से। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अननोन बैंक इज प्रोवाइडिंग सर्विस। और एक एग्जांपल डिमांड ड्राफ्ट, ओके, डिमांड ड्राफ्ट एक चेक रहता है, मालूम है, चेक नॉर्मल अपना, चेक के बाद एक डॉक्यूमेंट रहता है डिमांड ड्राफ्ट, ओके, चेक, हाँ, नहीं नहीं, आप कोई भी एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, यू कैन विड्रॉ फ्रॉम एनी एटीएम ना, आपका बैंक अकाउंट आईडीबीआई में है, पर आप एचडीएफसी से विड्रॉ कर सकते हो, ओके। अभी चेक करके एक डॉक्यूमेंट रहता है अपना, पॉपुलरली चेक ही है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ओके। चेक से ज़्यादा सिग्निफिकेंस डिमांड ड्राफ्ट का है, ओके। रीज़न है, चेक तो बाउंस हो सकता है, अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा तो चेक बाउंस होएगा, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस हो ही नहीं सकता, डिमांड ड्राफ्ट कैनॉट बाउंस, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट बनेगा ही तब जब अकाउंट में उतना बैलेंस रहेगा, ओके। आप लोग आईसीआई में पेमेंट करते मालूम है, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, तो उसमें डिमांड ड्राफ्ट भेजते होंगे ना आप लोग, ऑनलाइन पेमेंट होता है, पहले डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ता था हम लोग के टाइम पे। हम लोग क्या करते थे, बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट बनाते थे, डिमांड ड्राफ्ट को कुरियर करते थे, ओके, एग्जाम के फॉर्म के साथ साइन करके डिमांड ड्राफ्ट का अटैच करके कुरियर करते थे। तो डिमांड ड्राफ्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो बाउंस नहीं होता है, अकाउंट में बैलेंस रहेगा तो ही डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। या तो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कैश है, समझो 10,000 रुपीज आपके पास कैश है, आपको 10,000 का डीडी बनाने का है, आप कोई भी बैंक में जा सकते हो, कोई भी बैंक में, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट नहीं भी है, आपके घर के नीचे बैंक है, समझो एसबीआई, आपका अकाउंट नहीं है एसबीआई में, आप 10,000 रुपीज कैश लेके जाओ, उनको बोलो डिमांड ड्राफ्ट बना के दो, बना के देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, आपका अकाउंट नहीं है एसबीआई में, आपसे डिटेल भी नहीं मांगेंगे, वो बोलेंगे कैश दो, खाली इन फेवरिंग ऑफ, मतलब किसके नाम पे डीडी बनाना है वो बता दो, उतना करने से क्या होएगा, पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट, जीरो, ओके। इसमें कुछ बाद में रहेगा नहीं कि अकाउंट इधर ही खोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 दिया, इसके साथ साथ वो लोग कुछ चार्जेस मांगेंगे, से 100 रुपया चार्जेस मांग रहे हैं, 100 रुपया अलग से जाएगा, 10,000 का डीडी बनेगा, ओके। डिमांड ड्राफ्ट का वैल्यू 10,000 है, मतलब आप किसी को भी ये 10,000 का डीडी दोगे जिसका फेवरिंग में नाम लिखा है, वो क्लियर ही होएगा, वो डीडी कैन नॉट बाउंस, समझ में आ रहा है, डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता, चेक बाउंस हो सकता है एक बार को, बैलेंस नहीं रहेगा बाउंस हो जाएगा, पर डिमांड ड्राफ्ट बनता ही कब है, जब बैलेंस रहेगा अकाउंट में, एंड वो बैलेंस फ्रीज किया जाता है। अगर समझो सेम बैंक से आप बना रहे हो डीडी, आपका बैंक एचडीएफसी, आप उसी से डीडी बना रहे हो, तो आपके अकाउंट से पहले पैसा कटेगा फिर डीडी बनेगा, क्लियर। एंड अगर आपका अकाउंट नहीं है तो कैश लेके जाओ, कैश डीडी बना सकते हैं। तो यहाँ पर समझो एसबीआई में अपना अकाउंट नहीं है, पर फिर भी एसबीआई ने हमको डीडी बना के दिया, तो एसबीआई विल चार्ज टू अस 100 रुपीज। तो यहाँ पर एसबीआई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्योंकि एसबीआई अपने रिसिपिएंट को जानती नहीं है, आपका अकाउंट कौन से बैंक में उनको मतलब ही नहीं है, आप कहाँ रहते हो वो भी मतलब नहीं है, आप हैदराबाद से आके यहाँ पर डीडी बना रहे हो कैश देके तो भी चलेगा, तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। समझ में आ रहा है पॉइंट, क्लियर है सभी को?
तो ये बैंकिंग सेक्टर वाला हो गया लास्ट सेक्शन। उसके बाद हम लोग सब क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे एंड देन बाद में रूल्स चालू करेंगे जो कि एकदम इरेलेवेंट है, वो एग्जाम में नहीं आएगा रूल्स वगैरह, तो जो इरेलेवेंट है लास्ट में रखेंगे। इसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ओके सब क्वेश्चन आंसर हम लोग कर पाएंगे इसके बाद। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 13 इंश्योरेंस सर्विसेज। ओके हम लोग इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, या तो फिर कोई बिजनेस रहेगा तो स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं, फैक्ट्री इंश्योरेंस होता है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस रहता है, ऐसा बहुत सारा इंश्योरेंस रहता है। तो इंश्योरेंस सर्विस में देयर आर टू पार्ट्स। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ओके रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाई। मतलब इन शॉर्ट दोनों में ही लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। देखो यहां पर कभी भी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि इंश्योरेंस सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसको अपने रिसिपिएंट के बारे में मालूम नहीं, ओके ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके जब रिसिपिएंट के बारे में मालूम है, ओके रिसिपिएंट के बारे में मालूम तभी उसको मिलता है ना, केवाईसी वगैरह होता है। तो हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो भी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो भी रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। तो हमने एलआईसी को जो रिकॉर्ड्स दिया रहेगा, मतलब अपना आधार कार्ड दिया रहेगा, पैन कार्ड दिया रहेगा, वोटर आईडी दिया रहेगा, या तो लाइट बिल दिया रहेगा, कुछ तो ऐसा प्रूफ दिया रहेगा, एड्रेस प्रूफ। वो एड्रेस प्रूफ वो लोगों ने स्टोर किया रहेगा कि ये पॉलिसी नंबर इस बंदे के नाम पे है, इसका ये एड्रेस है। बस वो एड्रेस जो कोई भी स्टेट में फॉल कर रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, वो प्रीमियम अमाउंट के लिए। क्योंकि प्रीमियम पे जीएसटी लगता है ना, तो जीएसटी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ से आएगा, 12-13 से। समझ में आया सबको। 12-14 करके भी एक सेक्शन है लेकिन वो रूल्स के साथ ही किया जाएगा, तो ये दोनों को लिख लो अभी के लिए। अभी क्वेश्चन आंसर्स ओपन कर लो। नोट्स लाया मेरा, ठीक है यहाँ से करते हैं, कोई इशू लाया तो ओपन करो, नहीं तो यहाँ से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। मार्किंग कुछ करना नहीं है, खाली आंसर करो।